नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात होगी कोरोना से बचाव की, बात होगी आपकी सेहत की और बात होगी क्या तीसरी लहर ने आहट दस्तक दे दी या फिर बहुत नजदीक है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तक 30,000 के नीचे आ रहे मामले अब 45,000 के पार पहुंच चुके हैं, जो चिंता का विषय है। इस बीच देश में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, जिसमें खासकर बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ेंगे और इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि क्या तीसरी लहर जो है वो नज़दीक है या उसने दस्तक दे दी है, क्योंकि इस वक्त फिर से जो आंकड़े हैं कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले 25 से 30,000 मामले सामने आ रहे थे, अब जो मामले हैं वो 45,000 के पार पहुंच चुके हैं और ज़्यादातर जो मामले हैं वो केरला के हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी एक्टिव केस जो हैं वो लगातार बने हुए हैं और आंकड़े फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। और इसी को लेकर हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बात करेंगे, क्या तीसरी लहर जो है वो नज़दीक है या फिर अभी हम सेकेंड वेव से ही छुटकारा नहीं पा पाए हैं। और अगर बात करें, कई राज्यों ने स्कूलों को भी खोल दिया है, बच्चों के जो स्कूल हैं उनको भी खोलने के आदेश दे दिए हैं। बहुत सारे राज्यों ने 1 सितंबर से 6वीं से क्लास के जो बच्चे हैं, 6 से लेके जो 8th तक के बच्चे हैं, उनके स्कूलों की भी खोलने के अनुमति आदेश दे दिए हैं। एक तरफ अभी जो बच्चों की वैक्सीन है अभी बाज़ार में नहीं आई है और उसके पहले बच्चों का स्कूल खोले जाना भी क्या कहाँ तक ये सही है। और राहत की बात यह कि बच्चों के जो वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है वो उसकी दूसरी खुराक भी बच्चों को ट्रायल की दी जा चुकी है। वो भी एक राहत की खबर है कि जिससे उम्मीदें बढ़ गई कि बच्चों की जो वैक्सीन है बहुत जल्द वो उपलब्ध हो जाएगी, ताकि बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आशंका है, कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय जाहिर की है और कई सारे सर्वे हुए हैं जहां ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चों के लिए एक खतरा पैदा होगी। इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनका वैक्सीनेट होना, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोरोना की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन का ट्रायल जो है, दूसरी डोज का ट्रायल भी पूरा हो गया है और बहुत जल्द इसे बाज़ार में उपलब्ध कराया जाएगा। 2 साल से बच्चों के 2 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, 2 साल से 12 साल तक के, उन बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए भी कि अगर बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो एक जो खतरा है वो टल जाएगा और राहत की उम्मीद जो है, राहत की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक मुश्किलात कम नहीं होंगी। क्योंकि बच्चों को बाहर जाना है, स्कूल में भी जाना है। हालांकि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूलों को खोलने के आदेश आ रहे हैं वो एक डरा भी रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपको 50 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर देखा जाए, जहां एक तरफ 25 से 30,000 मामले सामने आ रहे थे, अचानक से फिर ये संख्या बढ़ गई है, अब 45,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है और ज़्यादातर जो मामले सर हैं वो केरला के हैं। तो क्या सर जो मामला केरला में चल रहे हैं, ये बाकी प्रदेशों में भी स्थिति ऐसी हो सकती है जहां पर इस वक्त कोरोना 0% से भी नीचे चला गया? नहीं चौहान साहब, ये चर्चा का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है सबको समझने के लिए। अगर आप ये देखें, अपने पीछे 2020 से और अब तक जो मई, जून, जुलाई तक जो सीरो सर्वेज हुए हैं, उनमें अगर आप सीरो पॉजिटिविटी रेट देखें तो दक्षिण भारत और ख़ास तौर से केरला में सबसे कम रहा है सीरो पॉजिटिविटी।
और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में कम था, कुछ राज्यों में ज्यादा था। और उत्तर भारत में सीरो पॉजिटिविटी काफी हो गई, लगभग 67%। तो ये अब देखिए, जो लोग या तो नेचुरल इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं हुए हैं, उनको ज्यादा वल्नरेबिलिटी है संक्रमण की। केवल केरला का हमको ये नहीं पता लग रहा है अभी तक कि जो संक्रमण बढ़ रहा है ये कौन सा वेरिएंट है जो ये संक्रमण में शामिल है। ये बहुत जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि केरला सरकार और भारत सरकार, आईसीएमआर, नीति आयोग सब मिलके इस बात का प्रयत्न कर ही रहे होंगे कि भाई जीनोमिक सीक्वेंसिंग अधिक से अधिक लोगों पे कर ली जाए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है। उत्तर भारत में जो हमने देखा था अप्रैल मई में, उसमें ऐसा अनुमान है कुछ हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो इससे संबंध रखते हैं, उनका मानना ये है कि उत्तर भारत में सीरो पॉजिटिविटी भी ज्यादा है और उसके अलावा संक्रमण भी बहुत सारे लोगों को हुआ, जिससे आपको नेचुरल इम्यूनिटी जो नेचुरल इन्फेक्शन से बनती है वो बन गई। और साथ ही साथ हमारा टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है और अच्छी अवस्था में पहुंच रहा है धीरे धीरे, कि हम 50% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है वहां पहुंच रहे हैं और करीब करीब 10% लोगों को तो 2 डोज भी लग चुके हैं। तो कुल मिला के स्थिति काफी नियंत्रण में है पूरे भारत के बारे में अगर हम बात करें। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि अगर केरला की ये स्थिति बनी रहती है तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बाकी भारत के राज्यों में और जगहों पे ये संक्रमण बिल्कुल फैल सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अब हम इसकी एंडेमिसिटी में चले गए हैं, कि अब ये वायरस तो हमारे पास रहेगा और हमें इससे बचाव भी करना ही पड़ेगा, उसके कोई विकल्प नहीं है बचाव का। और साथ में टीकाकरण भी करते चले जाएं तो हम अपनी स्थिति को और बेहतर करते चले जाएंगे। दूसरा, हमारा जो अब उद्देश्य ये होना चाहिए कि चाहे संक्रमण हो भी तो हमारा एक तो टीकाकरण को हम बढ़ावा दें। अब देखिए, परसों की बात है मेरे ख्याल से, जब देश में सबसे अधिक टीके लगे 1 करोड़ 10 मिलियन टीके लग गए एक दिन में। उससे पहले 16 अगस्त को शायद करीब 88 लाख टीके लगे थे। तो हमारा टीकाकरण बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। और अगस्त में देखिए, आज 29 तारीख है और 30-31 2 दिन और हैं, तो हम समझते हैं कि हम करीब 65 करोड़ तक अवश्य पहुंच जाएंगे, या थोड़ा सा कम रहेगा उससे। और फिर सितंबर और अक्टूबर मिला के अगर हम देखेंगे तो हम लगभग 100 करोड़ पे पहुंच रहे होंगे, क्योंकि अब डोजेस भी उपलब्ध हो रही हैं। और तो हमारी स्थिति आगे आने वाले समय में और अच्छी ही होने वाली है। हमको सतर्क रहना है, बचाव करना है और केरला से थोड़ा सा नियंत्रण करना इसलिए आवश्यक है कि अभी वहां से जो लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे राज्यों में या विदेश, तो खैर अभी जहां भी जाएंगे सब जांच करा के ही जाते हैं, तो दूसरे राज्यों में भी वहां से जो लोग यात्रा करें उनको बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाए। उन लोगों को, उनको बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के और लक्षणों का हिस्ट्री लेके और आरोग्य सेतु में उनकी क्या वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्लस्टर्स हैं, अब चाहे केरला में हो, महाराष्ट्र में हो और दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में हो, लेकिन सबसे अधिक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जितना जैसे 46,000 कुछ केसेस आ रहे हैं पिछले कई दिन से, और उसमें से 70% जो संक्रमण है वो केरला से आ रहा है। तो ये अपने में एक चिंता का विषय बना हुआ है सभी के लिए, केरला सरकार के लिए भी और केरला के लोगों के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि इसको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है कि ये केरला से बाहर न फैले जाते। और कुछ अवस्था हमारी उत्तर भारत में और दूसरे राज्यों में इसलिए अच्छी है कि टीकाकरण अभियान अच्छे से चल रहा है, सीरो पॉजिटिविटी ज्यादा है। और तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा बढ़ता है या दिल्ली में बढ़ता है या हरियाणा में या पंजाब में, चंडीगढ़ में, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो उसकी जो संक्रमकता है और उसको, मृत्यु दर को हम कैसे कम रख सकते हैं, जल्दी से उसको
पहचान के जिनमें भी लक्षण आ रहे हैं आजकल, चूंकि और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, तो ये भी उसको अलग करना कि कौन सा कोविड है कौन सा कोविड नहीं है। तो ये माना ये जाए कि जिसको भी लक्षण बुखार के हैं, जुकाम खांसी के हैं, सिर दर्द के हैं, जो भी लक्षण आ रहे हैं उनको कोविड मान के उनकी जांच की जाए। और जो जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में भी अच्छी संख्या में जांचें हो रही हैं, और इसीलिए बहुत सतर्कता भी है। और इसीलिए देखिए केसेस की संख्या भी वहां पे, संक्रमण की संख्या भी बहुत न्यूनतम स्तर पे है, दिल्ली में भी न्यूनतम स्तर पे है, अस्पतालों में भी कोई अभी भीड़ नहीं लगी है कहीं पे भी। तो ये कुछ लोग ये मानते हैं कई बार कि छुपा तो नहीं रहे कुछ लोग राज्य, इसमें छुपाने जैसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि लक्षण होंगे, लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल तो जाएंगे तो पता लगेगा। तो मैं समझता हूँ हम सबका ये दायित्व बन जाता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, कि बचाव के उपाय नहीं छोड़ने हैं। चाहे टीका लग भी गया है तो भी, लक्षण है तो भी, नहीं है तो भी, हमको बचाव के उपाय निरंतर रखने पड़ेंगे। और किसी भी अवस्था में हमको ये अपना जो सुरक्षा कवच है, मास्क, इसको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। सर, एक कारण ये भी माने कि जब वैक्सीनेशन हो रहा था समूचे देश में, उस वक्त केरला में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे वैक्सीनेशन को लेके। अब बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं जिनका वैक्सीनेट केरला में नहीं हुआ है। और शुरुआत में जब सेकेंड वेव से पूरा देश के कई सारे राज्य बहुत ख़राब स्थिति में थे, एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त केरला मॉडल को बहुत लोग पसंद कर रहे थे। केरला में केसेस नहीं हैं, बाकी सजग केसेस हैं। केरला मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही थी, उनके मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ हो रही थी। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। पिछले वर्ष भी केरला की स्थिति कुछ काफी हद तक ठीक रही, लेकिन उसके बाद बिगड़ी वहां भी स्थिति। और छत्तीसगढ़ का भी काफी हम लोग उदाहरण देते थे, लेकिन वहां भी स्थिति बिगड़ी फिर। तो अब देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पेंडेमिक की भी प्रक्रिया होती है ये, और वायरल जब पेंडेमिक में फैलता है तो उसकी भी प्रक्रिया है। और उसके कारण यही रहे कि केरला में कहीं ना कहीं जो ईद का वहां पे उत्सव मनाया गया पिछले जुलाई में जी। और जो ओणम का उत्सव मनाया गया अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले, इन दोनों का योगदान इसमें है। और केरला सरकार ने जितने उसके लिए कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने और खोल दिया। तो ये थोड़ी सी इनसे भूल हुई, चूक हुई, और उसका जो नतीजा है वो हमारे सामने है। अगर ये उस समय नियंत्रण कर लेते, थोड़ा सख्त लॉकडाउन लगा लेते जैसे उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गई कांवड़ियों की यात्रा पे, उतना सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख केरला के परिप्रेक्ष्य में नहीं उठाया, और उनको केवल सरकार को थोड़ा सा रिप्रीमेंड करके छोड़ दिया, भर्त्सना करके छोड़ दिया। तो उसका ये हमें परिणाम मिल रहा है अब। तो अब इसमें समय तो लगेगा, लेकिन वहां पे अब मैं समझता हूँ केरला सरकार को ये है कि अपना जरूर वो करना चाहिए, सख्त लॉकडाउन लगाने चाहिए, और जो भी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, और इसमें टेस्टिंग बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं, तो इससे उनको भी फायदा होगा। और पूरे देश में जो केरला में जो हाल हो रहा है वो पूरे देश में संभवतः नहीं होगा। और सर, केरला से बाकी राज्यों को भी सबक लेना होगा, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उन्हें केरला से सबक लेना चाहिए कि जब शुरुआत में वो अपने मॉडल की तारीफ कर रहे थे, वहाँ केसेस नहीं थे, अचानक से केसेस की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो जो ढिलाई है वो ना बरतें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ना बरतें। और जो सर सेलिब्रेशन, जैसे अब जन्माष्टमी करीब है, उसको लेकर अभी भी मंदिरों में बहुत ज़्यादा क्राउड देखा जा रहा है। तो सर, कितना बचने की ज़रूरत है और सरकार को कितना ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्राउड ज़्यादा ना हो, ताकि फिर से संक्रमण जो है वो रफ्तार ना पकड़े? बिल्कुल, देखिए, जन्माष्टमी में तो कुछ सीमित लोग ही मंदिरों में जाएंगे, और उस तरह का जैसे ईद में होता है जिस तरह का मिलन, उस तरह का तो जन्माष्टमी पे होता नहीं है। तो संभवतः हम वो, और दूसरे जन्माष्टमी उत्तर भारत में अधिक मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो और उत्तर भारत की स्थिति इस समय बहुत बेहतर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर भारत में इससे शायद कोई बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जन्माष्टमी के कल पर्व जी। से। और जी बिल्कुल, और सरकार की अलावा आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी, आपको खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हो। सर बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात करें कोरोना के जो आंकड़े अभी तक कम हो रहे थे, अचानक से उन्होंने फिर रफ्तार पकड़ी। हालांकि केरला में मामले बहुत ज़्यादा हैं। वापस हम आएंगे, प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर बात करें बच्चों को लेकर कि बच्चों के स्कूल्स जो हैं, कई राज्यों ने 1 तारीख से खोलने के आदेश दिए हैं कि 6 क्लास से 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर से डॉक्टर नरेश तिरहान जो हैं, उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्कूल खोलने को लेकर जब तक बच्चे जो हैं वैक्सीनेट ना हो जाएं। सर, आपका नजरिया चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें हम लोगों का मानना ये, एक चर्चा हुई थी हम लोगों की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है दिल्ली का, उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी भारत सरकार को दी हैं। उसमें हम लोगों का मानना ये है कि सतर्कता, स्कूल खोले जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पे संक्रमण नहीं है, तो इसमें कर सकते हैं वो, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो बच्चों में भी सीरो पॉजिटिविटी काफी संख्या में आई है, अच्छे परसेंटेज में, और कई बार तो 79% तक आई है कि बच्चों में चूंकि बीमारी गंभीर नहीं हुई, बहुत सारे बच्चों को एक्सपोजर हुआ और वो ठीक हो गए घर पर रह के। करीब 10% जो संख्या थी पूरे संक्रमण में, पहली लहर में, दूसरी लहर में और अभी भी, वो बच्चों की रही, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इसमें 3-4 सिनेरियो आप ले सकते हैं जिसमें मान लीजिए संक्रमण बिल्कुल न्यूनतम है केसेस। अब जैसे दिल्ली में जो अवस्था है इस समय, तो बिल्कुल आप एक कॉशियस अप्रोच लेके खोल सकते हैं, क्योंकि केवल ये आपको इंश्योर करना है कि जो बच्चों के आसपास जो लोग हैं चारों तरफ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनका टीकाकरण हुआ है पूरी तौर से या नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उसको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक उसका
आकलन करना चाहिए और पूरा फिर आकलन इसको करना, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि जिन जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं, जो एरियाज़ में, वहाँ पर आप स्कूल खोल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहाँ हम बात कर रहे थे, लगातार जो केसेस हैं वो कम हो नहीं रहे हैं, और अब ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चों के स्कूल भी खोले जाने, अभी बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, वो भी एक चिंता का सबब बना। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।